चलिए, आप सभी लोगों का तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जैसा कि हमने बताया था कि कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर आने वाले 2-3 महीनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, इन सब बातों को आपसे शेयर करने के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। इससे पहले कि मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने अपने तौर के ऊपर इंडिया अलायंस के साथ हमने अलायंस की पेशगी की है। हमने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है, और अब तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना जिस तरीके का रोल प्ले कर रही है हमारे साथ, अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी जिस तरीके के बयानबाजी चल रही है और उसकी तायीद करने के लिए मुख्यमंत्री खुद आते हैं और उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो सोचिएगा आप कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें किस तरीके से हमारे साथ खेला जा रहा है। ये प्रपोज़ल हमने लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे भी दिया था, लेकिन उनके तरफ से कोई प्रतिसाद आया नहीं था। अभी फ़िलहाल हमने दोबारा और आज फिर से एक मरतबा आपके ज़रिए हम ये पैगाम ये तीनों पार्टीज़ को देना चाहते हैं, शरद पवार साहब को, कांग्रेस को और शिवसेना को, कि हमें अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ समझौते करने पड़ेंगे करके। लेकिन अभी तक इनका कोई ये नहीं आया है, कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हालांकि नीचे स्तर के ऊपर बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हर तरह का गठजोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को सत्ता से दूर रखा जाए करके। उसमें अभी बम्बई की यूनिट के ताल्लुक से आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, 15 अगस्त के दिन एक बहुत अच्छी तिरंगा रैली यहाँ पर हमारे मुंबई के जो सदर है फैयाज़ साहब, उन्होंने निकाले थे। बहुत कामयाब रैली वो रही थी, और आपने देखे होंगे वीडियो के अंदर, आइए फैयाज़ साहब, वीडियो के अंदर पूरे बम्बई के अंदर इतना बड़ा माहौल तैयार किया गया था फैयाज़ साहब के ज़रिए कि तिरंगा रैली बहुत ही कामयाब तरीक़े से, मैंने ख़ास तौर से फैयाज़ साहब को मुबारकबाद दिया फ़ोन करके कि एक बहुत अच्छा एक मैसेज उससे गया है। आज के इस दौर के अंदर जब लोग शक की नज़र से हमें देखते हैं, मुल्क से वफ़ादारी का हमसे सवाल करते हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर यहाँ पर जितने भी नौजवान बुज़ुर्ग सभी लोग जो मोटरसाइकिलों के ऊपर थे, गाड़ी के ऊपर तिरंगा लगाकर वो चल रहे थे। बम्बई की यूनिट पिछले कुछ सालों से फैयाज़ साहब जो है इसकी कमान संभाले हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीक़े से उन्होंने काम किए, और आगे भी यही उम्मीद है कि इस तरीक़े से जिस तरीक़े से मजलिस को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें फैयाज़ साहब का एक रोल रहेगा। फैयाज़ साहब ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मुझे भी इस बार तबा इलेक्शन लड़ना है करके, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक दुविधा ये हो गई थी कि हमारा सदर है, मुंबई की पहचान है, मुंबई की शनाख्त है। तो फैयाज़ साहब ने जब ये बात कही कि वो ख़ुद इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ये था कि अब हम पूरा फोकस जो है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ना चाह रहे हैं वहाँ पर पूरा लगाते हुए हम सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो वहाँ पे करना अभी से शुरू कर देंगे करके। तो फैयाज़ साहब की रज़ामंदी से और उनके साथ चर्चा करके ये ओहदे से जो मुंबई प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी
वो उन्होंने छोड़ते हुए उनका भी ये है कि हम पूरा फोकस जो है वो आने वाले वक्त के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर हम लगाएं करके, क्योंकि इस मरतबा हमें पूरा यकीन है कि अगर सही तरीक़े से अगर इलेक्शन अगर हम लड़ेंगे तो मुंबई के अंदर भी बहुत अच्छे नतीजे इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे, और उसमें जो हमारे कामयाब उम्मीदवार रहेंगे उसके अंदर फैयाज़ साहब का भी एक रहेगा करके। अब चूँकि फैयाज़ साहब का फोकस ये रहेगा तो मुंबई की ज़िम्मेदारी किसी को, तो हमारे पास रईस लश्करिया साहब जो है वो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर है, माइनॉरिटी के मेंबर है वो, तो ये ज़िम्मेदारी रईस लश्करिया साहब के पास दी जा रही है, और एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस इलेक्शन के अंदर पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ से भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह हम सब साथ में मिलकर आगे ये बढ़ाएंगे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखिए, हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप खड़े रहे तो इनका फ़ायदा होता है, इनका नुकसान होता है करके। उसमें हमारी ख्वाहिश है कि नुकसान होना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना चाहिए, और वो नुकसान अगर ज़्यादा करना है आपको तो हमने जो अलायंस का एक ऑफ़र किया है, कल के दिन हमारे ऊपर ये उंगली नहीं उठनी चाहिए कि आप क्यों लड़ रहे हैं करके। उसमें आज अगर बातचीत अगर होती है तो यकीनन उसका बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सभी को। तो इंशाल्लाह यही बात को लेकर अगले कुछ दिनों के अंदर असद साहब अपने तौर के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी जो भी कैंडिडेट्स लड़ेंगे, तो पार्टी का एक सिस्टम रहा है कि भले ही मैं महाराष्ट्र का सदर हूँ, अहमद बलाला साहब जो है वो हैदराबाद में एमएलए है मजलिस के, मुंबई की ज़िम्मेदारी भी आप देखे हैं पिछले 2-3 इलेक्शंस के अंदर। तो हमारा सिस्टम रहा है कि सदर होने के बावजूद भी ये इख्तियार मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये इख्तियार हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ही है, और वो अगले कुछ दिनों के अंदर जो कैंडिडेट्स अभी इमीडिएट हमारे को डिक्लेयर करने का है उसके अंदर है तो वो फ़ौरन उनके ट्वीट के ज़रिए, उनके लेटर के ज़रिए है तो वो डिक्लेयर किया जाएगा उसमें। तो मैं चाहूँगा कि पहले फैयाज़ साहब आप अहमद बलाला साहब अभी तफसीलात तो सामने पूरे हमारे महाराष्ट्र के सदर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने आपके सामने रखा है कि उसी ज़िम्मन में कि जहाँ से हमारे मौजूदा मुंबई के सदर जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सीट हमारे लिए विखार की सीट होगी, और हम पूरी अपनी जान लगाकर वो सीट को निकालेंगे इंशाल्लाह, वो सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल जैसा इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि पूरी बॉडी एज इट इज़ है, बॉडी का कुछ भी नहीं है, बॉडी पूरी एज इट इज़ है, खाली ताकि इनको एज ए कैंडिडेट आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तय किया कि सदारत जो है सो जनाब रईस लश्करिया साहब को दी जाए। रईस भाई को बोलने लगा या आप बोले? मैं लास्ट बोलिए। सबसे पहले तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सदर है हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे इंचार्ज मुंबई के अहमद बलाला साहब, आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पोस्ट पे आके मुंबई का प्रभार संभालूँ मैं और मजलिस को आगे लेके चलूँ मुंबई में। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया आघाड़ी की तरफ से, ना ही विधान परिषद के अंदर कोई मुस्लिम उम्मीदवार दिया गया, इससे हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। और उसके बाद ही ये हमने नतीजा लिया कि अभी हमको मजलिस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। सभी साथियों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझको अभी मालूम पड़ा कि मैं इस वक्त यहाँ पे अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं लश्कर जी बन गया।
कुछ दिन पहले इम्तियाज़ भाई मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि भैया शर्त हमारी ये है, अगर सीट लड़ते हो तो पद छोड़ना पड़ेगा आपको, पद पे रहना है तो सीट छोड़ना पड़ेगा। मैं खामोश था, कुछ बोला नहीं। आज मजलिस को बनाने में असद साहब कहा था और हम एक कारिंदे के तौर पर काम किया। 10 साल से मैंने बरदार खुद कांग्रेस में होने के बावजूद वारिस पठान को चुन के लाया यहाँ पर। दूसरी मर्तबा जब उसको टिकट दी गई तो मैं टिकट मांगने गया था। असद साहब ने ऐलान कर दिया था, फिर मुझको मजबूरी के तौर पे वारिस पठान का साथ देना पड़ा। और वारिस पठान के लिए असद साहब ने झूला मैदान में खड़े होकर माफ़ी मांगा कि जो भी गलतियाँ इसने की उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद से लेकर अभी तक 5 साल हो गया, वो देखने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया। ये बात के सब गवाह हैं। और यहाँ पर मैं बम्बई शहर में डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया। आज मुझको सीट दे रहे हैं आप लोग और मेरे पद ले रहे हैं आप लोग, ये गैर वाजिब बात है। मेरे बगल की सीट है, वो सीट मेरे बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ़िरका परस्त आपको तोड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ही मौतमाना गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार। चल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, चलिए। जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी लगाओ। मराठी भाषा जो हा बॅकग्राऊंड काय होता एकंदरीत काय वाटतं तुम्हाला?
काय आहे की एका पदावर एक माणूस असतो, ते अनेक वर्ष काम केलेले आहे. मी त्यांच्या येण्याच्या अगोदरच सांगितलं होतं की त्यांनी काम चांगलं केलेलं आहे. पण असं नाही आहे की एक माणूस जीवनभर तोच अध्यक्ष राहणार, तोच पदाधिकारी राहणार, असं होत नाही. पार्टीमध्ये बदलाव होत असतं. एक माणूस गेल्यानंतर दुसराला जागा द्यावंच लागते. आणि आज समजा आमचे जे अध्यक्ष होते फैयाज साहब, त्यांनी आम्हाला हे सांगितलं असतं की मला निवडणूक नाही लढायची, कदाचित आम्ही हे त्यांना बदललेच नसते. पण तुम्ही सांगा की मतलब मुंबई इतका मोठा रिजन, आमची तर अशी एक प्लॅनिंग होती की मुंबईमध्ये 2-3 अध्यक्ष आपण करावा, कारण एका अध्यक्षाकडून इतकं सारा मुंबई कव्हर होत नाही. तर अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी सांगितलं की मला इलेक्शन लढायचं आहे, तर आम्ही इमिजिएट होकार दिलं. आम्ही असं नाही सांगितलं की तुम्हाला कोणती कॉन्स्टिट्युएन्सीवर लढायचं आहे. आम्ही त्यांना सांगितलं, मी अनेकदा त्यांच्याशी पर्सनली भेटलो आणि आज नाही, मी मागच्या 1-1.5 वर्षापासून हे बोलत होतो की साहेब तुम्ही अध्यक्ष आहे, अध्यक्ष या नात्याने तुम्ही इलेक्शन लढायलाच पाहिजे. तुम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडा कोणती कॉन्स्टिट्युएन्सीवर तुम्हाला इलेक्शन लढायचं आहे. आता त्यांनी आम्हाला जेव्हा हे फायनली सांगितलं की नाही मला इलेक्शन लढायचंच आहे, मग पार्टीचे अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहेबांनी डिसाईड केलं की आपल्याकडे टाईम जास्त नाही आहे, ते पूर्ण मुंबई बघणार आणि दुसऱ्या साईडला ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीलाही आपण बघणार. म्हणजे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यांना लढायचे होते आम्ही त्यांना ओपन ऑफर केलं होतं. आणि अशा प्रकारे जेव्हा सगळं काही डिसाईड झालं होतं, पार्टीच्या अध्यक्षांसोबत त्यांची बोलणी झाली होती. काल मी पण बोललो, बलाला साहेबांनी बोलले, असद साहेबांनी त्यांच्याशी हे केले. आणि त्याच्यानंतर इथे येऊन मी राग समजू शकतो की उद्या समजा माझ्या शहराच्या मी कोणत्या एका अध्यक्षाला चेंज केलं. माझ्या औरंगाबाद शहरामध्ये मी जिल्हा अध्यक्षाला सांगितलं की बाबा आपल्याला जे परफॉर्मन्स पाहिजे होता ते परफॉर्मन्स मिळाला नाही, आपण रेजिग्नेशन द्यावं. तुरंत त्यांनी 1 मिनिट न लावता रेजिग्नेशन दिलं आणि त्यांनी सांगितलं की साहेब मी एक कार्यकर्ता म्हणून काम करेल. आता लोकांची एक भावना जुळलेली असते की साहेब माझा अध्यक्ष आहे, त्यांना कशाला तुम्ही चेंज करता. भाई आज तर खरी गोष्ट हे आहे की इम्तियाज जलीलने चांगलं काम नाही केला तर उद्या बहुतेक असं साहेब मलाही चेंज करतील आणि चेंज करायला पाहिजे. आता त्यांनी निवडणूक नाही लढली असती तर आम्ही त्यांना चेंज केलंच नसतं. त्यांना लढायचं होतं म्हणून आम्हाला हे स्टेप घ्यावं लागलं. आणि जे काही घडलेलं आहे मला असं वाटत नाही की त्याच्यामध्ये खूप हे आहे. त्यांचा एक स्वाभाविक राग होता, त्यांचे फॉलोअर्सचा राग होता. आम्ही पुन्हा त्यांच्याशी बसू, चर्चा करू आणि काय तोडगा निघतील त्याच्यामध्ये आपण बघू. पण याची रिपोर्ट जे आहे ते ओवैसी साहेबांना आम्ही देणार, कारण ते आता पण आमची बोलणी झाली होती ओवैसी साहेबांची. आम्ही तर एक कार्यकर्ता म्हणून काम करतो त्यांचे. तर जे काही घडलेलं आहे दुर्दैवी प्रकार आहे मला असं वाटतं. देखिए फैयाज साहब जो हमारे बम्बई के अध्यक्ष थे, उनके आने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि अच्छा काम किए हैं उन्होंने. अभी 15 तारीख के दिन जो तिरंगा रैली निकाली गई थी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल निकाली गई थी. इसमें फैयाज साहब पिछले कुछ महीने पहले जब हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, मैंने साफ तरीके से उनसे पूछा था कि फैयाज साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं. उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे इलेक्शन लड़ना है करके. और अब जब ये बात फाइनल हो गई थी कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, किसी भी हालत के अंदर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तब आप सोचिएगा बम्बई छोटी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं उसमें, कि एक अध्यक्ष बम्बई का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन भी लड़ेगा और बम्बई के ऊपर भी नज़र रखेगा करके उसमें. तो हमने फिर है तो उनको ये बोले कि फैयाज साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर ये जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे हम, आप इसके लिए तैयार है. ये सब तय हो गया कि भाई ठीक है उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमने ये बोला है कि हम भी आके है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मेहनत करना शुरू करेंगे, वहाँ पे प्रचार सभाएं जो भी करने का है हम करेंगे उसमें. तो ये सब फाइनल होने के बाद
कल तक हमारी अच्छे तरीके से बातचीत हुई, बलाला साहब से बातचीत हुई, असद साहब से बातचीत हुई। सब होने के बाद ऐन वक्त के ऊपर यहाँ पे आके इस तरह का, मतलब मेरे हिसाब से ये किसी भी मतलब एक राजनीतिक पार्टियों के अंदर ऐसे चीज़ें होते रहती है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मजलिस के अंदर, क्योंकि मजलिस का नाम ही जो है वो इत्तेहाद है, अगर यहाँ पे आपका पद ले लिए, अगर हमने पद लेके ये बोले होते कि नहीं आप इलेक्शन भी नहीं, ये इख्तियार किसके पास है? ये पार्टी के पास इख्तियार है, या असदुद्दीन अवैसी साहब के पास इख्तियार है कि साहब नहीं हम आपको पार्टी पोस्ट से भी निकाल रहे हैं, हम आपको टिकट भी नहीं देंगे? ये असद साहब बोल सकते हैं, लेकिन असद साहब ने खुद ने कहा कि नहीं, आप मुंबई का चेहरा है और हमारी नाक है, आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे करके उसमें आपके लिए अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे वक्त के ऊपर आके ऐसी हरकतें करना मेरे हिसाब से किसी को भी शोभा नहीं देता है। लेकिन ठीक है, राजनीति के अंदर फॉलोअर्स होते हैं एक नेता के, उनके फॉलोअर्स ने हंगामा थी, हमारी कोई उससे ये नहीं है, बात करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। काही नाही साहेब, अशा प्रकारचे नाही का 2014 मध्ये बघितलं होतं, अभी बलाला साहब ने बोले 2019 के अंदर, माझ्या 2019च्या औरंगाबाद महानगरपालिकामध्ये असे छुरे चाकवा आणले होते, पण 26 सीट्स आम्ही जिंकून आणले होते त्याच वर्षी, 26 हमने कॉर्पोरेटर्स चुना के लेके आए थे। तो ये चीज़ें होती रहती है। देखिए कल के दिन है तो अगर असद साहब ने कहा कि इम्तियाज़ जलील अब तो महाराष्ट्र के सदर नहीं रहेंगे, मेरे 10-5 चाहने वाले होंगे, उन्हें भी नाराज़गी होंगी कि साहब ने इम्तियाज़ जलील को कैसा हटा, लेकिन ऐसी हरकतें करना मेरे हिसाब से किसी के लिए भी, और पॉलिटिकली मेरे हिसाब से इस तरह की हरकत करना मतलब यह है कि आप पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे हैं करके। उसमें किसी ने ठेका लिया है क्या कि इम्तियाज़ जलील ज़िंदगी भर रहेगा, अहमद बलाला साहब है तो ता हयात जब तक जिंदा है वो हैदराबाद के एमएलए रहेंगे? नहीं। कल के दिन हो सकता है असद साहब कहेंगे कि नहीं साहब अब आप नहीं किसी और को, इम्तियाज़ जलील अब तुम नहीं लड़ेंगे कोई और लड़ेगा करके। लश्करिया साहब, रईस लश्करिया साहब को एक मौका दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस रहेगा तो कंटिन्यू, नहीं रहेगा तो रिजवाना आपा हमारे लेडीज़ विंग के हैं, उनको भी चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब हम लोगों ने ऐसा जाके है तो हंगामा करना, मेरे हिसाब से। सवाल है कि आपने भी कहा कि मुंबई बहुत बड़ा है और इसलिए फयाज अहमद के बदले इलेक्शन लड़ेंगे और रईस लश्करिया साहब को जिम्मेदारी दी गई, तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि आगे अगर रईस लश्करिया को आप टिकट नहीं होंगे, मुंबई अध्यक्ष बने। देखिए अभी फिलहाल के तौर के ऊपर तो जो रीजन दे रहे फयाज अहमद को निकालने का, यही रीजन दे रहे हैं कि मुंबई बड़ा है, इलेक्शन का टाइम है, उनको इलेक्शन ना, तो अगर कल को रईस लश्करिया इलेक्शन आप टिकट नहीं दोगे। देखिए ये अभी फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं आया है कि अगर कभी ये खड़े हो गए कि हमको टिकट, हाँ तो उस वक्त तो हम बिल्कुल फैसला करेंगे ना, जो भी फैसला पार्टी का अध्यक्ष करेंगे उसके अंदर वो सबको मानना पड़ेगा ना। आप भी इलेक्शन लड़े थे, आप भी प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र के, तो आपने क्या इस्तीफा दिया था उस वक्त? किस दिन किस वक्त? आप इलेक्शन एमपी का लड़ रहे थे तो आप भी महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने भी तो इस्तीफा नहीं दिया, तो आज मैंने सुनिए, मैंने दूसरे दिन है तो असद साहब को मैंने ये किया, ये असद साहब का बड़ापन है, असद साहब का यकीन है कि उन्होंने कहा था कि नहीं आपको कंटिन्यू करना है। मैंने उनको यही कहा था कि असद साहब मैं अगर अपने गढ़ को अगर कमज़ोर करके पूरे महाराष्ट्र को मजबूत करने, तो असद साहब उसके लिए तैयार नहीं हुए थे उसमें। और देखिए मतलब कोई ये नहीं है उसमें सियासत के, देखिए मैं रहूं या ना रहूं ये मेरा पार्टी का अध्यक्ष तय करेगा, ना तो कोई यूट्यूब चैनल वाला डिसाइड करेगा कि इम्तियाज़ जलील तुमने जानी चाहिए था करके। उसमें मेरा पार्टी का अध्यक्ष मुझे बोलेगा कि अभी निकल जाओ, आधे घंटे में इम्तियाज़ जलील रेजिग्नेशन दे के है तो बिल्कुल है, तो एक मजलिस का सिपाही बोल के काम करेगा। 2019 में भी ये देखा गया था, चुनाव से पहले सदर बदला गया था, 2024 में भी चुनाव से पहले जो है वो सदर बदल रहा है, तो क्या एमआईएम मुंबई के अंदर कमजोर नजर आ रही है आपको? 2019 में भी सदर बदला गया, 2024 में भी चुनाव से पहले जो है वो सदर बदला जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए अगर मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, एक बार फिर से दोहराता हूं, अगर फैयाज साहब हमसे ये कहते कि नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं तो हम नहीं बदलते। आप मुझे ये बताइएगा कि मुंबई की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन लड़ना और पूरे मुंबई को संभालना, ये दोनों चीज़ें मुमकिन है क्या? वो तो ना मेरे से मुमकिन है ना किसी से भी मुमकिन है। हम कोई सुपरमैन नहीं है कि नहीं साहब मैं मेरा लड़ते हुए है तो मैं पूरा बम्बई देखूंगा करके। तो अगर चेंज हुआ है
तो उसके अंदर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब जो बना है उसको बने रहने देना चाहिए करके। पार्टी का फैसला है, आपको कबूल करना है इसके अंदर, बस खत्म। बाइकल्ला के आधार वारिस पठान 5 सालों से हेड ऑफिस नजर नहीं आए और ना उनकी विधानसभा में कोई ऑफिस बनी हुई है। क्या बाइकल्ला से वारिस पठान फिर चुनाव लड़ेंगे? क्या पार्टी तय करने वाली? इससे जुड़ा एक सवाल आता है, वारिस पठान क्यों मौजूद नहीं है आज? क्या वारिस पठान भी हट गए? नहीं देखिए, आज के दिन हमने बाकी भी तो बॉडी है पूरी, है कौन है यहाँ पे? नहीं देखिए, यहाँ पर पूरे बॉडी में नहीं है। देखिए वारिस पठान के पास कोई ओहदा नहीं है इसमें, हाँ? आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि साहब आपके 2 MLAs है, वो 2 MLAs ने भी आना चाहिए था, बैठना चाहिए था करके उसमें, हाँ ठीक है ना। उसमें देखिए, अगर पार्टी ने अगर तय करी, अगर असद साहब ने तय करे कि वारिस पठान लड़ेगा, इम्तियाज़ जलील नहीं लड़ेगा, वारिस पठान औरंगाबाद से लड़ेगा, हाँ? तो पार्टी को कबूल करना पड़ेगा उसके, मुझे कबूल करना पड़ेगा उसमें। अब ये मत वो करिएगा साहब कि नहीं, हाँ? वो क्यों नहीं आके बैठे हुए है करके, हाँ? ये साहब के जैसा बोलने के हिसाब से नहीं साहब आपने छोड़ देना चाहिए था करके उसमें। मैंने छोड़ दिया था साहब, इतना अखलाक और इतना पार्टी का मेरे के अंदर ये है कि मेरी जिम्मेदारी थी। सर मेरा सीधा सा सवाल था, 2019 में वारिस पठान यहाँ से 32,000 वोट पाते हैं बाइकल्ला से, उन्होंने अपनी ऑफिस बंद कर दिया और हेड ऑफिस में पिछले 5 सालों से वो नजर नहीं आया। तो क्या बाइकल्ला विधानसभा से फिर से वारिस पठान को MIM जो है टिकट देने जा रही है, क्योंकि 2014 में वो चुनाव जीत चुके हैं? उसके ऊपर देखिए, अभी तो फैयाज साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जाहिर की थी, वो बाइकल्ला की कॉन्स्टिट्यूएंसी ही जाहिर की थी उसके अंदर। अब मैंने आपको साफ शब्दों में जब बता दिया था कि फैयाज साहब के लिए हम मेहनत करेंगे करके वहाँ पर, तो फिर स्वाभाविक है कि जब हम एक आदमी को उनके ओहदे से हटा के वहाँ पे अगर लेके जाने के बाद सोच रहे हैं, तो दूसरे का किसी का सवाल ही नहीं पैदा होता है करके इसमें। सर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और आपसे, 5 सालों से MIM जो है यहाँ पर अगर देख ले, पार्लियामेंट के चुनाव की अगर बात करें, पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ पर मुंबई में भी 3 कैंडिडेट खड़ा किए थे, चाहे थाना की बात कर ले, उधर की बात कर ले, जैसे आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला करते हैं, लेकिन ये तमाम कैंडिडेट था पार्लियामेंट चुनाव की तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी साहब का साफ तौर पे कहना था कि सिर्फ मेरे 3 कैंडिडेट हैं, तो बाकी कैंडिडेट किस तरीके से खड़े होते हैं, जब उनका साफ तौर पे कहना। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2019 का अगर इलेक्शन देखेंगे आप विधानसभा का, उसमें कई ऐसी जगह थी कि जहाँ पर हम बहुत मजबूत थे कि वहाँ से हमें निकलने का ये है, लेकिन एक समझ लीजिएगा एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर हमारी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से बॉडी काम कर रही है वहाँ पर, है? और ऐन मौके के ऊपर वो कहते हैं कि नहीं साहब हमारे को भी इलेक्शन ये शहर से लड़ना है करके उसमें, है? तो पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए कई जगह के ऊपर हमारे को भी ये फैसला करना पड़ता है कि साहब आपका केडर है, मेहनत कर रहा है, हम ये जानते हुए कि साहब ये सीट हमारी यहाँ पर इतनी मजबूत नहीं है उसमें, हाँ? लेकिन पार्टी के केडर को हमने क्या बोलना कि नहीं साहब अब आप जाइए, अब आप तो शिवसेना को दे दीजिएगा, भाजपा को दे दीजिएगा, कांग्रेस को दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है उसमें। तो मेरे हिसाब से जो भी टिकट दिया गया है, AB फॉर्म जब रिलीज़ होता है तो वो AB फॉर्म के ऊपर सिर्फ 2 ही लोगों के सिग्नेचर होते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो AB फॉर्म इशू करते हैं, या दूसरे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है अहमद पाशा खादरी साहब, उनके सिग्नेचर से। अब आप बोलेंगे कि नहीं साहब उन्होंने तो दिया ही नहीं है करके, तो फिर कोई उड़ के तो नहीं आया होगा AB फॉर्म उसके अंदर, असद साहब ने ही दिया। सर इसके अंदर पार्टी को नुकसान भी हुआ, आपके 2 नगर सेवक हुआ करते थे, एक नगर सेवक जो है वो शिंदेगढ़ पे चला गया और इसी कैंडिडेट की वजह से एक नगर सेवक ने अपनी पार्टी छोड़ दी। भाई साहब आप हमारे 2 कॉर्पोरेटर का हिसाब ले रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टियां जाके एक दूसरे के गोद में बैठ जा रही है, उनका कोई हिसाब नहीं है। कभी आप सेक्युलर पार्टी के नाम के ऊपर अजीत पवार उनके गोद में जाके बैठ गए, कोई वो नहीं है। कांग्रेस NCP सेक्युलर 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 बोल बोल के है तो हमारे वोट हासिल करती गई, शिवसेना के गोद में जाके बैठ गई, बदनाम हम ही। आप कैंडिडेट अप्लाई तो करिए, आपको भी मिलेगा टिकट उसके अंदर। एक पत्रकार भी MP बन सकता है, मैं जिंदा मिसाल हूँ साहब उसका। ऐसा माना जाता है कि अहमद बलाला जब महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई में आते हैं, तो समझ में आता है कि इलेक्शन इलेक्शन की डेट है, लोग मैं आने से इलेक्शन का पता नहीं चलता। में हलचल हो जाती है कि अहमद बलाला मतलब अभी इलेक्शन में कुछ महाराष्ट्र में होने वाला। इलेक्शन करीब आया तो ही मैं आता हूँ, हाँ। मैं आने से इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता, इलेक्शन करीब आने पर ही मैं आता हूँ यहाँ। इम्तियाज भाई आपने कहा कि 2014 में भी 2019 में भी आपकी इंडिया लाइन से बात चल रही थी, मतलब जो गठबंधन करने की,
आपने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ भी अलायंस करे थे, लेकिन वो अलायंस जो है टूट गया था बाद में। इसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी इख्तियार चली। 2024 में भी जो चुनाव होने वाले, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ हमारी बातचीत चल रही है, ना 19 में हो पाया और 24 में भी, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है आपके साथ अलायंस करेगा? देखिए साहब, ये है कि आप इस बात को मानेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 2-2 घंटे तपती हुई धूप में खड़े रहकर वोट किसको दिया? तो वोट सेक्युलर उद्धव ठाकरे को दिए, सेक्युलर शरद पवार को दिए, सेक्युलर कांग्रेस को दिए। 2-2 घंटे तपती हुई धूप में खड़े रह के बदले में हमको क्या मिला? हाँ, चुन के आने के बाद हमको विशालगढ़ मिला, बदले में कोल्हापुर का विशालगढ़ मिला, कि जहां पर बिना किसी वजह कांग्रेस के चुने हुए मुसलमानों के वोटों से चुने हुए उनका बेटा जो है वो नेतृत्व करता है उस आंदोलन का। मुसलमानों के घरों में जाके है तो तोड़फोड़ कैसी की गई है आपने सबने देखा है। 12 विधान परिषद की सीटें थी। क्या इस कौम को यह अधिकार इख्तियार नहीं है? क्या आपने इस कौम का एहसान चुकाना नहीं चाहिए कि भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम लोगों ने हमें वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को हराया है, हमारे ऊपर यकीन जताया है, 12 में से 1 MLC बना देते, किसी को भी बना देते। MIM का तो नहीं हम मांग रहे थे कि साहब हमको बनाइएगा करके MLC। आपकी पार्टी के अंदर आपके पास इतना कोई लायक काबिल ऐसा कोई MLA MLC बनने के लायक नहीं था। लोकसभा के इलेक्शन के अंदर वोट आपको चाहिए। इकलौता एक मुस्लिम MP पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, 8 राज्य थे, 8 जहां पर एक भी मुस्लिम MP नहीं है। अकेला इम्तियाज जलील इन 8 राज्यों के अंदर, उसको हराने के लिए आप पूरी ताकत लगा देते हैं, हमारे वोट लेकर चले जाते हैं। ये कहां का इंसाफ है? पार्लियामेंट के अंदर जब वक्फ का बिल आता है, 9 आपके MPs पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन जब बिल आता है, बिल के ऊपर चर्चा होने की बात होती है तो आप निकल जाते हैं बाहर। ये आप एहसान चुका रहे हैं। और मेरी इन पार्टियों से शिकायत नहीं है, उन मुसलमानों से शिकायत है जिन्होंने ये कहकर इम्तियाज जलील को हराया कि नहीं साहब बीजेपी को हराना है तो इम्तियाज जलील को वोट नहीं देना, शिवसेना को डालना पड़ेगा करके। तीसरे नंबर पर आई शिवसेना। 2 सवाल सर, जैसे आपने कहा वक्फ बोर्ड को लेके, वक्फ की लेके, तो उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं क्लियर किया कि वक्फ की जो क्या, जमीन है, देखिए सुनिए, मैं पार्लियामेंट जाके आ चुका हूं। मैं पार्लियामेंट के अंदर जो शब्द बोले जाते हैं, एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड किया जाता है। आप जिस जगह के ऊपर हमने आपको भेजे तो वहां पे आप मुंह पे उंगली रख के तो निकल गए। आपको पार्लियामेंट भेजा क्यों गया था? आपको पार्लियामेंट इसलिए भेजा गया था कि हमारे मुद्दे जब आएंगे तो तुम हमारी आवाज बनकर वहां पर खड़े रहेंगे करके। तुम कहेंगे कि नहीं साहब उद्धव ठाकरे तो साहब देखिए ना जलसे में बोला, बहुत बड़े जलसे के अंदर बोला। पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड होता है ये सब चीज। पार्लियामेंट के अंदर यह रिकॉर्ड होना चाहिए था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी इसका विरोध किया है करके। उसमें तो क्या लगता है आने वाले वक्त में शिवसेना जो है बिल का विरोध करती हुई आपको पार्लियामेंट में? मुझे नहीं मालूम है साहब, उनसे ज्यादा जो उनकी पैरवी करने वाले लोग हैं, सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है तो साहब हमको खत्म कर दो, उनको जिंदा रखो, वो लोगों से जाके सवाल पूछिएगा। इम्तियाज जलील आने वाला विधानसभा का चुनाव औरंगाबाद से लड़ने के टिकट दे दिया अगर कोई तो लड़ लेंगे साहब। देखिए मैंने साफ तौर के ऊपर ये बताया है कि हमारा इनिशियल जो है वो 30-40 सीटें अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अब अगर इसके अंदर 8 दिन 10 दिन के अंदर अगर ये कुछ फैसला करते हैं कि साहब ठीक है हम MIM को भी साथ में ले लेंगे, अब तो वो बात भी नहीं रही ना कि नहीं साहब हम तो बहुत सेक्युलर है करके। ये दोनों तो सेना के साथ चले गए तो उसी दिन हमको समझ में आ गया। तब अगर कांग्रेस तेलंगाना के अंदर MIM साथ में है अभी, तो यहाँ पे क्या परहेज है? हमने अगर उनके तरफ से अगर कुछ ऑफर आता है, स्टार्टिंग बात शुरुआत की, ये कहीं ना कहीं ऐसा बहाना माना जाता है कि भाई आपको नहीं ऐसे मान लो, नहीं सुनिए नहीं साहब देखिए हमारी जितनी ताकत है हम उतनी ही बात करेंगे, वरना मुझे 288 सीटें लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी पार्टी है, मैं 288 सीटें लड़ा तो कौन रोक सकता है मुझे बताइएगा।
हाँ, आप इल्ज़ाम तो वैसे भी देने वाले हैं हमारे ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि साहब हम हमारे तौर के ऊपर इतने सीटों के ऊपर हम ये कहेगा कि नहीं साहब अब हम ये 30-40 सीटों के ऊपर, अगर उन 30-40 सीटों के अंदर हमको लगता है कि साहब ये 10 सीटें हैं जिसके ऊपर हमको लड़ने का है, हम मजबूत है करके, आप अगर हमको लेना चाहते हैं तो आप हमको बोलिएगा कि हम चलिए ठीक है, हम बैठते हैं, आपस में बैठते हैं, आप हमको बोलिएगा कि नहीं हम आपको 2 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 10 देंगे करके उसमें। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं साहब इनका वोट चाहिए मेरे को, लेकिन इम्तियाज़ जलील मेरे बाजू में आके बैठना नहीं करके, क्योंकि ये कौम का काम तो साहब से वोट देने का है उसमें। रईस लश्करिया एमएलए बन ही नहीं सकता है, रईस लश्करिया को मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर बना डालूंगा, उसी के अंदर खुश रहना। हमारी ये सोच है साहब कि अब मुसलमानों ने ये फैसला करना है कि एमपी भी हमारा होना, एमएलएस भी हमारे होना करके, बस आपको है तो सिर्फ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मुत्तहिद होइए और आप देखिएगा कि अगर पूरे के पूरे अगर एक साथ मिलकर आए तो कितने सीटें आप निकाल सकते हैं। अगर आपका इंडिया अलायंस नहीं बनता, महाराष्ट्र में क्या तीसरा फ्रंट जो है वो खड़ा हो सकता है? देखिए जो है लगातार चर्चा, देखिए राजू शेट्टी साहब मेरे पास आए थे, बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। बच्चू कडू साहब ने भी बताया है कि ये करेंगे करके। कल औरंगाबाद में और 2 अलग पार्टी के जो जिम्मेदार है वो आने वाले हैं मीटिंग करने के लिए। देखिए हम ये चाह रहे हैं कि पहले वो लोग एक साथ मिलकर आ जाए, हमने तो तैयार है। हमें भी ये लगता है कि अब लोगों का यकीन जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके ऊपर से ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर थर्ड फ्रंट अगर एक बनता है तो यकीनन उसके अंदर हम पूरी तरीके से एक्टिवली उसका एक हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऐसा ये रहता है कि साहब वो अपना रेट बढ़ा लेते हैं, मीटिंग करते हैं, अपना रेट बढ़ा लेते हैं और फिर जाके है तो भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। तो हमने उनसे कहा कि पहले आप बैठ जाइए, आपस में साथ कर लीजिएगा, आप ये समझ लीजिएगा कि एमआईएम आपके साथ में है। प्रकाश अम्बेडकर के साथ आपकी कोई चर्चा उससे शुरू हुई है क्या 2024 के चुनाव में? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बातचीत नहीं है। आता लास्ट सर, एक तुम्ही इंडिया आघाडीमध्ये समावेशाची विनंती करताय एकंदरीत इंडिया आघाडीला, पण आज वेगळं चित्र मुंबईमध्ये दिसतंय। काँग्रेसचे आमदार किशन सिद्दीकी हे राष्ट्रवादीच्या अजितदादांच्या राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करतील अशी शक्यता आहे। जनसन्मान यात्रेमध्ये त्यांचा समावेश होत आहे। आता साहेब रात्री कोणासोबत झोपणार आणि सकाळी होईपर्यंत कोणत्या पक्षामध्ये जाणार हे सगळं नेत्यांच्या बाबतीत तसंच झालेलं आहे। आज आपण मंत्रालयात गेलं आणि एखाद्या आमदाराला भेटलं तर आपल्याला विचारावं लागतं की आता कुणाच्या सोबत आहे करके। तर अशी परिस्थिती आहे उसमें कोण कुठे जाणार आणि येणाऱ्या 1-1.5 महिन्यामध्ये तुम्ही बघणार की या पक्षाचे आणि तुम्ही आमदारांच्या बाबतीत बोलतो, काय गॅरंटी आहे की उद्या शरद पवार साहेब नाही जाणार? काय गॅरंटी आहे की अजित पवार साहेब पुन्हा इथे नाही येणार? काय गॅरंटी आहे की समजा एकनाथ शिंदे साहेबांना हे मिळालं नाही मुख्यमंत्री पद, ते पुन्हा उद्धव साहेब सोबत येणार? म्हणजे काहीही शक्य आहे ना राजनीतीमध्ये। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि अजीतदादा पवार की पार्टी में मुसलमान नेता गए, जैसे बाबा सिद्दीकी गए, किसान के जाने की तैयारी है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में चले जा रहे हैं मुसलमानों को गुमराह करके, इसके ऊपर आपको क्या कहना? मुसलमानों को बोलो थोड़ी अपनी गैरत ज़िंदा रखो करके, थोड़ी गैरत अपनी ज़िंदा रखो। जिस नबी करीम के ख़िलाफ़, हमारे हुजूर के ख़िलाफ़ इस तरह का भद्दा कोई स्टेटमेंट देता है और वहाँ का मुख्यमंत्री आकर इस तरह की बात करता है कि तुम्हारे बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, बाल को भी हाथ नहीं लगाने देंगे, तो आप सोचिएगा कि ये सही मानों में ये मुसलमान है क्या जो उनके साथ आज के दिन बैठे हुए हैं। ये सवाल खुला है, उनको नाराज़गी होंगी मेरे ये से, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी सियासत बड़ी है या तुम्हारे लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? इम्तियाज़ जलील लंदन से लड़ने का सोच रहा है सर। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।